अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है पाक अफ़गान ट्रेड किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, पाकिस्तानी मसनूआत और एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, मुआशी पॉलिसियाँ बनाकर अफ़गानिस्तान से बेहतर तल्लुकात किस तरह कायम किए जा सकते हैं। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव खुर्शीद अली खान साहब। आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी केमिकल्स इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनके साथ मौजूद हैं शेख सज्जाद अफजल साहब, आप ईसी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और नाजरीन, लाइन पर मेरे साथ मौजूद होंगे फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। नाजरीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन इस सवाल से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी तक तहरीक इंसाफ ने 3 बजट पेश किए हैं और इन 3 बजट के अंदर बहुत सारे ऐसे इक़दामात, ऐसे मेयर्स अडॉप्ट किए गए हैं जिनमें इकॉनमी को राइट ट्रैक पे लाने के लिए, और ऐसे कवानीन और ऐसी अमेंडमेंट्स जिनमें बहुत सारे फलास को ख़त्म करके उन फलास को ख़त्म किया गया है जिनसे अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को सपोर्ट किया जाता है। एस एच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टैक्सेशन की जो बात हम करें तो वो कारोबार के लिए आसान नहीं है, काफ़ी सख्त है। इसी के हवाले से हम बात करते हैं कि अभी तक ये बहुत बड़ा फलाह मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेशन के हवाले से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, वो ख़ुद लेजिस्लेशन नहीं कर पा रही, और अभी तक FBR के जो ड्राफ्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर अमेंडमेंट हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग जो है ना करना, ये गवर्नमेंट का काम है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की हम बात करते हैं तो वो हर इकॉनमी में होती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर 2 सूत्रों में चाहती है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। और मेरा यहाँ पे ये भी मानना है कि पॉलिसीज़ चाहे जो मर्ज़ी बनाई जाएं, लेकिन इसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ का होना और प्रॉपर इम्प्लीमेंट होना वो बहुत ज़रूरी है। राव साहब, पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है, हुकूमत जो बार बार नारे लगाती है हम मुआशी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, 3 साल में 70% बेहतरी आ चुकी है, आप किस तरह देख रहे हैं? असल में गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं, वो कोशिश है, वो उनके मुख्तलिफ इशारिये तो बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बड़े लेवल पे डेवलपमेंट की जाए, और ओवरऑल मतलब स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन आप देख लें, या हमारी एक्सपोर्ट भी बड़ी हैं और हमारे रिजर्व भी ज़्यादा हुए हैं। लेकिन जो चूँकि छोटे लेवल पे वो नई डेवलपमेंट हो सकी, जिसमें महंगाई है या दूसरे मसाइल हैं, इसलिए आम बंदे को तो ये महसूस हो रहा है कि ये महंगाई का तूफान बरपा है, जिसकी वजह से आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, और वो ये समझ रहा है कि तरक्की भी नहीं हो रही। जी। हालांकि आप पिछली एक्सपोर्ट के फिगर देखें और अब देखें तो हमारे बढ़ गए हैं। और दूसरी बात, एक और जो मुश्किल अब हालात, जिस तरह अब पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो अब दुनिया में ज़्यादा हो रही है, तो हमारे यहाँ भी ज़्यादा है। हमारी फ्यूल की प्राइसेस की वजह से हमारे एक्सपोर्ट बहुत बड़ी रुकावट है, और एक्सपोर्ट में जो उसके अलावा अब चूँकि हम ऐसा मुल्क है जो बेसिकली बहुत सारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और उसके अगेंस्ट हम चीज़ें बना के बाहर बेचते हैं। तो अब इंपोर्ट की कोई इत्तफाकन ये कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बहुत मुश्किल किस्म के हालात हुए हैं, और इंटरनेशनल मैं चूँकि खुद भी इंपोर्टर हूँ, तो अब इंपोर्टर का ये हालत हो गई है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 महीने बावजूद कमिटमेंट के चीज़ें नहीं आ पाती। तो उसका गवर्नमेंट की अपनी तरफ से एफर्ट्स तो हैं, लेकिन वो जाहिर है उतने रिजल्ट्स बेहतर नहीं हैं जितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं या जितने इस गवर्नमेंट ने वादे किए थे। उस हिसाब से मेरा ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है और उनको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह तालिबान की हुकूमत आ चुकी है अफगानिस्तान में, क्योंकि आप इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, आप समझते हैं इसमें कोई बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक रास्ता है ट्रेड का, क्योंकि उससे आगे 5-6 सेंट्रल एशियन की रियासतें हैं जो सारी लैंड लॉक्ड हैं, और उनके पास कोई पोर्ट नहीं है। टिल अफगानिस्तान किसी के पास कोई पोर्ट नहीं है। हम वाहिद मुल्क हैं, और ये हम वो मुल्क हैं जिसके लिए रशिया ने पहले एफर्ट की थी लड़ाई के थ्रू, अब वो डिप्लोमेसी के थ्रू कोशिश कर रहे हैं, रशिया खुद और रशियन स्टेट्स खुद। तो अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है तो ये सी पैक की तरह ही एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान में। इस वक्त भी मैं आपको एक सिंपल एक मिसाल दूँ कि हम मेरा बिजनेस है सल्फर का, जिसको गंधक कहते हैं। पहले ये गंधक सारी इंपोर्ट हो रही थी मिडल ईस्ट से, और ये आती थी थ्रू सी, और ये बहुत महंगी थी,
जी जी जब से अब उज़्बेक थोड़ा सा अमन हुआ है तो उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से वो आनी शुरू हुई है थ्रू ट्रक। इवन अब जो उज़्बेकिस्तान के पठान है या वो लोग हैं और वो अफगानियों के साथ मिलके लाहौर में खुद इंडस्ट्रीज में डिलीवर कर रहे हैं, वो क्लियर भी खुद करवाते हैं। ठीक है। और उसने इस प्राइस का बिल्कुल पासा ही पलट दिया। तो मेरी नज़र में अगर मुल्क उसमें अमन आ जाता है जी जी तो हमें अफगानिस्तान के लिए तो सिर्फ हमें अफगानिस्तान से इतना ही चाहिए कि वहाँ अमन हो जाए। जी जी और लेकिन ये जो मैं समझता हूँ वो रियासतें बहुत अमीर हैं, उनको पेट्रोल बहुत है, उनके पास माइंस मिनरल्स बहुत हैं, और वो सिर्फ बेचारे कैद किस लिए हैं कि वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हो। और अब आप देखें कि तुर्कमानिस्तान वाले ने या अगर हमारे पास आना है या बंदर अब्बास से जाना जी, है, जी। बंदर अब्बास में वो बहुत दूर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये अफगानिस्तान में अमन हो जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाए। राव साहब ने कहा लैंड लॉक जो कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, अब तालिबान आ चुके हैं, इनसे मिलकर रशियन जो ममालिक हैं, रियासतें हैं, वस्ती एशिया की ममालिक की जो रियासतें हैं, उन तक पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को भी आसान बनाया जा सकता है, उनसे तेल भी सस्ते लिया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें बहुत से पाकिस्तान को फ़ायदे हो सकते हैं। आप समझते हैं हुकूमत को इस पाक अफ़गान ट्रेड है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, और सबसे पहले क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? मौके तो बिल्कुल है, बहुत अच्छा चांस है, लेकिन आपको पता है विन सिचुएशन वहाँ पे होती है जहाँ पे जो है ना, जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक जो है ना पोजीशन जो है ना अच्छी हो, जी, जी। आपके अंदर जो है ना आपके होमवर्क्स जो है ना वो आपके अच्छे हों, तो डेफिनेटली आप कोई भी वॉर विन कर सकते हैं, अगर ख़ास तौर पे आपकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है। ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए देखें आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है, जी, जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वैल्यू एडिशन को कम्पिटिटिव करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ जो है ना उसमें ये है कि आपको देखें जी अपना टैरिफ वगैरह उसको देखना है, ताकि जो है ना आपके मुल्क में आपको एक ट्रेड कंसेंसस वगैरह करना है, जैसे आप पॉपुलेशन कंसेंसस करते हैं ना, आपको ट्रेड कंसेंसस करना है ताकि आपको पता चले कि आपके मुल्क में क्या चीज़ बन रही है, आपने कौन सी चीज़ों पर टैरिफ लगाना है, कौन सी चीज़ों पर आपने कंट्रोल करना है, किस चीज़ को इम्पोर्ट करना है, किस चीज़ को आपने यहीं पर बनाना है। तो फिर वो एक कम्पिटिटिवनेस जो है ना रॉ मटेरियल की सूरत में आपकी लोकल इंडस्ट्री को मजबूत करेगी। जब आपकी लोकल इंडस्ट्री कॉस्ट वाइज कम्पिटिटिव हो जाएगी ना, फिर आप सोच सकते हैं। अब अफ़गानिस्तान की बात कर लें तो अफ़गानिस्तान के अंदर वो लोग विन करेंगे जो इस वक्त इकोनॉमिकली साउंड है। तो इसमें देखें इस वक्त रशिया और चाइना ये अफ़गानिस्तान के अंदर उनको बैंकिंग तौर पे उन्होंने कहा जी हम इसको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है। जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान का जो किरदार आया है वो किरदार आया है ट्रेड के हवाले से। जी, जी। पाकिस्तान जो सपोर्ट करेगा अफ़गानिस्तान को वो ड्यूटी फ्री ट्रेड के अंदर सपोर्ट करेगा। इस वक्त करीबन 6 से 7 मिलियन डॉलर का जो है ना माल अफ़गानिस्तान के ज़रिए आ रहा है, जिसमें जो राव साहब बात कर रहे हैं वो कुछ करीबन 6 से 7 मिलियन डॉलर का जो माल है ना वो अंदर आ रहा है, और यहाँ से डॉलर भी जा रहा है। डॉलर जो तो उड़ान पकड़ रहा है यही तो वजह है अफगानिस्तान में जो डॉलर जा ये रहा है। उसकी एक मेन वजह ये भी है। जी, जी। हालांकि देखें हमारा इस वक्त 20 बिलियन डॉलर का जो है ना वो इस वक्त हमारा इस वक्त करंट अकाउंट में है, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1.8 बिलियन है। जी, जी। पिछले सालों में जो यानी जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये था कुछ 700-800 17 मिलियन साल का बाद चल ही रहा था, सिफर पे आ गया था तो अब ये बजट में तो। 1.8 आ रहा है। हम इसकी जो इससे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट बढ़ा है। और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है? इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ती है कि जब आपकी बोरोविंग्स जो है ना हाई होती हैं, तो असल में मुझे नहीं ये कहना चाहिए, लेकिन बात ये है जब तक हम देखें बांग्लादेश है, आप बांग्लादेश का मॉडल देखें तो बांग्लादेश ने आज तक एक दफ़ा भी IMF के पास नहीं गया। उन्होंने क्या पॉलिसीज़ ली हैं देखें। अब अपने ही मुल्क को चाइना है, मैं आज से कोई 20 साल पहले की बात कर लूँ, मैं अमेरिका में था, तो उस वक्त चाइना ने क्या किया कि अमेरिकन मिलें ख़रीदी और वो अपने मुल्क में उसको ले गए। ये गवर्नमेंट लेवल पे हुआ, और उन्होंने उधर जाके ना जो वहाँ पे शॉर्ट चीज़ें थी ना वो मुल्क में ही उन्होंने तैयार करानी शुरू की। इंडिया की पॉलिसी देख लें, इंडिया ने तो स्टार्ट से ही यानी इंडिपेंडेंस से ही उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बेस बना लिया। हमारे यहाँ पे BMWs आती थी, वो फिएट के ऊपर काम चलाते थे, उनका जो सदर था वो फिएट पे चलता था। तो उनकी एक वो जो थे ना वो एक आदत बन गई। चाइना ने क्या किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया। हम
पहले इंपोर्ट ओरिएंटेड थे, फिर हम बीच में कुछ टू सम एक्सटेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आ गए, अब हम कहते हैं हम एक्सपोर्ट में आए। एक्सपोर्ट एक दिन में नहीं आती। एक्सपोर्ट के अंदर अब देखें, मैं एग्रीकल्चर पहले हम एग्रीकल्चर मुल्क अपने आप को बनाते रहे, फिर इंडस्ट्रियल बनाते रहे, ना एग्रीकल्चर बन सके ना इंडस्ट्रियल बन सके। अब मैं एसएमई को भी डील कर रहा हूँ। एसएमई को लाहौर चैम्बर में मैं कन्वीनियर हूँ इस वक्त कमेटी का। तो उसमें अब देखें जो सबसे बड़ा मामला है, एसएमई होल्ड्स ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द बिजनेस एंड 80% ऑफ इकोनॉमी। और एसएमई वाहिद ऐसी चीज़ है जो जॉब ओरिएंटेड है, जो लोगों को जॉब्स वगैरह देती है। जी जी, गवर्नमेंट 80% जो है ना इस वक्त लार्ज स्केल यूनिट्स को जो है ना सपोर्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन एसएमई को जो है फाइनेंस का जो है ना पोजीशन उनको नहीं होती। लेस देन 7% जो है एसएमई, वो आउट ऑफ 100 वो फाइनेंस किया जाता है। दो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ वगैरह दी हैं इसके अंदर, स्टेट बैंक ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ दी हैं, नॉन कोलेट्रल के अंदर भी दी हुई हैं, लेकिन वो जो आज लोग जो है ना जो कोलेट्रल लेके बैठे ना उनको गवर्नमेंट नहीं फैसिलिटेट कर रही। और देखें ये एसएमई अगर हम इसको हम मजबूत कर दें, इस सेक्टर को मजबूत कर दें, फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, वो खाली हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से या ट्रेड से हम एक्सपोर्ट की तरफ। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर जो मैंने आपको बताया कि पहले इंपोर्ट पॉलिसी थी, 75% ऑफ द मटेरियल आज भी इंपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल यहाँ पे बनता ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एकदम सारा कुछ जी बंद कर दें जी, कुछ नहीं आएगा जी, और वो इंपोर्टर जो है उसके ऊपर एक वो उसको बनाने के लिए हो नहीं रही थी चीज़ें। अब वो देखें सारा कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, सही कह रहे हैं आपने बाहर से भी मंगवानी है। और या तो है ना इंपोर्टर जो है वो आपको उसमें कुछ दे नहीं रहा, आपको सोर्स के ऊपर जो है वो अच्छा भला टैक्स इकट्ठा हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, याद माजी अजाब है या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पाक अफगान की जो ट्रांजैक्शन थी या ट्रेड थी, इसमें स्मगलिंग का जो रोल था वो सबसे ज़्यादा अहम था। मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान का इसीलिए मजबूर था, जो चीज़ें यहाँ वो कास्ट ज़्यादा हो जाती थी, वहाँ से वो जो होके स्मगलिंग होकर आती थी वो चीज़ें सस्ती मिलती थी, इसलिए ये फ़रोग नहीं पा सकी। सर वो यही वजह ना, देखें मैं आपको जो ट्रेड कंसेंसस की बात कर रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ उसके ऊपर बात की है। ये कम्पिटिटिव जो FBR का एक इदारा है उसमें भी बात की है कि आप उसमें कंसेंसस कराएं। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि मुल्क के अंदर क्या कैपेसिटी की क्या चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, उस वक्त तक आप किसी भी पोजीशन के अंदर नहीं होंगे कि आप जो है ना इंपोर्ट को फ्रीली कर लें। आपका जो है देखें, आपका मेजर बिल जो है वो आपका इंपोर्ट है इस वक्त। जी जी, आपकी जो बोरविंग्स हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अब वो ये आइस एकदम नहीं ख़त्म होने वाला। ये आपको पहले तो जो है ना, पहले इस वक्त प्राइस क्या हो रहा है, जी जी, स्मगलिंग भी कर्टेल हो गई। जहाँ पे पहले 100 कंटेनर अंदर आता था पाकिस्तान में, वहाँ पे जी जी 35 कंटेनर आ रहा है इस वक्त। दो सब्जेक्ट बड़े हैं, अंडर इनवाइस जो होती है और स्मगलिंग। इन दो सब्जेक्ट पर कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ बननी चाहिए जो ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान वो आसान। सर एक ही बात करूं इसमें, एक ही बात करूं इसमें, एक ही बात है कि देखें जो कमर्शियल इंपोर्टर है ना, उसकी बेचारे की जो ड्यूटीज़ है ना, जी जी, उसको आप देखें, वहाँ पे जो हमारे भाई रह रहे हैं ना जो बॉर्डर के ऊपर हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास कोई वसीला दूसरा नहीं है, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। वहाँ से माल थोड़ा बहुत आना ये जो है ना, ये हम काफ़ी देर से देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है और आज भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत। पहले हुजम बहुत बड़ा था, अब हुजम कम हो गया, लेकिन उसको ये कर सकते हैं जो कि हम फोरम पे बोल चुके हैं सर, कि इसको और कमर्शियल इंपोर्टर की प्राइस को ना एक कर दें, उसकी कॉस्ट को एक कर दें। जो वो ड्यूटी वहाँ से जो पड़ती है, जी जी, जो हमें उस बॉर्डर से पड़ती है, वो हमें थ्रू कराची पड़ जाए या हमें ड्राई पोर्ट्स के ऊपर पड़ जाए। अगर ये ड्यूटियां दोनों बराबर हो जाएं, जी जी, तो देखें जो मुल्क में इस वक्त चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बन रही, ये एक्सपोर्ट बहुत अच्छी बात है, इसको आने में टाइम लगेगा। जैसा मुझे ना ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपको फिर आपसे सवाल करूँगा। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, फैसल इकबाल ख्वाजा साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी और माशी तरक्की के लिए अफ़गानिस्तान से कौन से ऐसे मुआहदे करने चाहिए जिससे तिजारत मजबूत हो और आम आदमी को भी रिलीफ मिल सके।
ऑयल और जो कि डॉलर प्राइसेस की इंक्रीज़ का जो इस वक्त हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, डॉलर तो इंक्रीज़ कर रहा है, हमारी जो इंपोर्ट्स का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि अभी अफेक्ट हुआ है बुरी तरह, अननेसेसरी इंपोर्ट्स जो हैं दोबारा से शुरू हो गई हैं, उसको हुकूमत को कर्व करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी इंपोर्ट्स पे एक ऐसा कट या बैरियर नहीं लगाते कि सिर्फ वो इंपोर्ट्स की जा सके, वो चीज़ें इंपोर्ट हों पाकिस्तान में जिनकी लोकल प्रोडक्शन मौजूद नहीं है और जिनकी इंपोर्ट इनएविटेबल है, यानी वो इंपोर्ट किए बगैर हम लोग गुजारा नहीं कर सकते, उस इंपोर्ट को हम सिर्फ अलाउ करें। अदरवाइज़ हमें वो तमाम इंपोर्ट्स बंद कर देनी चाहिए जो कि हमारे इस इकोनॉमी में बोझ है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स हैं, जैसे दही है, घी है, ये हम सऊदी अरेबिया की जो आइटम्स आम, ये मक्खन, ये चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं। इस जैसी अननेसेसरी इंपोर्ट्स को हमें डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं या लोकली अवेलेबल हैं, आवाम को इस तरफ माइल करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को ख़रीदें, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ताकि इन चीज़ों को इंपोर्ट करने पे जो हमारे डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, वो हमारे बैलेंस ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं, उस डॉलर को हम लोग अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगा सकें, ना कि ये नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है कि हम एक ऐसी चीज़ इंपोर्ट कर लें जो कि एशियाए ताइश में आता है, यानी अयाशी में आता है, यानी हमें वो चीज़ लोकली अवेलेबल है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, रादर देन के हम उसको इंपोर्ट करके अपने डॉलर्स दें, उसकी हैवी कॉस्ट बेयर करें और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड उससे नेगेटिव हो। तो जो डॉलर की हाइक आ रही है, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इस वक्त जो हमारी हुकूमत वक्त है वो अननेसेसरी इंपोर्ट्स को बंद करवाए, उन पे एक ऐसी बैरियर लगा दे कि वो चीज़ इंपोर्ट करना फाइनेंशियली वायबल ही ना रहे, उसको हैवी ड्यूटीज़ लगा दे या उनको बैन कर दे। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारी जो डॉलर की प्राइसेस एक ऊपर तरफ का ट्रेंड है, ये अपने आप नीचे आना शुरू होगा, क्योंकि हमें डॉलर्स अवेलेबल होंगे फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। हमें वो इंपोर्ट करनी चाहिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैन्युफैक्चर करके हम एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जिसके बेसिक रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन इंडस्ट्रीज़ को जिनके बेसिक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम उनको वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर सकें, हमें उन इंपोर्ट्स को इजाज़त देनी चाहिए और बाकी तमाम इंपोर्ट्स बंद कर देनी चाहिए। दूसरा जो फैक्टर ये डॉलर इंक्रीज़ होने में है वो डॉलर की स्मगलिंग है जो अफ़गानिस्तान को हो रही है। हमें फौरी तौर पे इस पे एक चेक लगाना है कि डॉलर इलीगली अक्रॉस द बॉर्डर्स ना जाए। जब तक हम इस डॉलर की इस स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे, इस पे प्रॉपर चेक नहीं लगाएंगे, तब तक हमें ये डॉलर की प्राइस को हम किसी भी जगह पे आगे लॉक नहीं कर सकेंगे या इसको कम नहीं कर सकेंगे। हमें इसमें मनी चेंजर्स पे वो लोग जो कि पाकिस्तान में डॉलर लेके आ रहे हैं, इसी तरह वो लोग जो डॉलर टर्म्स में बाहर पेमेंट्स कर रहे हैं, इस तमाम पे क्लोज एनालिटिकल रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ पे डॉलर की ज़रूरत है, कहाँ पे डॉलर की ज़रूरत नहीं है। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, ये बताइए कि पाक अफगान ट्रेड मौजूदा हालात में किस तरह फ़ायदा दे सकती है और पाकिस्तान मुआशी अहदाफ को किस तरह पूरा कर सकता है? इसी तरह पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है, इसको हमें जो है ना ट्रांसलेट करना चाहिए पाक रुपीस में। ये एक हुकूमत वक्त का बड़ा ज़रूरी अमल है जिसकी बगैर हम डॉलर की प्राइसेस को नीचे नहीं ला सकेंगे। हमें तमाम पाक अफगान ट्रेड ट्रांजिट ट्रेड जो है इसको कन्वर्ट करना है या इसे ट्रांसलेट करना है पाक रुपीस में, और पाक रुपीस ही एक मॉडल बनाना चाहिए। इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कहीं से फुल सपोर्ट हासिल नहीं है। हुकूमत वक्त को इस वक्त चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करे कि जो हमारी आपकी ट्रेड होगी वो ट्रेड का मीडियम ऑफ एक्सचेंज पाक रुपी होगा।
जब तक अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो वी कैन सी ए ड्रॉप इन डॉलर प्राइसेस अप टू 30 रुपीज़, यानी है हम 140 145 पे दोबारा डॉलर को देखते हैं। इसी तरह ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स को वहाँ पे राब्ता करें, अफ़गानिस्तान से हम अपने इजाज़त और परमिट्स रिन्यू करवाएं और हमारा सस्ती गैस और तेल तक रसाई हो फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एक जो है सफारती मिशन अफ़गानिस्तान भेजना चाहिए, जिसमें बाहमी तजारत और बाहमी फ़ायदे की बेस पे पाकिस्तान को एक्सेस लेनी चाहिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, क्योंकि ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जो हमारी एक्सेस है ये हमारी ऑयल प्राइसेस को कम करने में, गैस की प्राइसेस को कम करने में हमें बहुत मदद करेगी। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एक की टू सक्सेस है इस वक्त पाकिस्तान में। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इस अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखें पूरी दुनिया में इस वक्त अब अफ़गानिस्तान में लोग आ रहे हैं उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। जैसे अभी रिसेंटली उनके जो एयरपोर्ट्स हैं उनको आगे तुर्की की एक कंपनी ने टेक ओवर किया चलाने के लिए। हमारी गवर्नमेंट को भी अब अफ़गानिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग में ना सिर्फ मैन पावर बल्कि रिसोर्सेज, बल्कि इसको जो होने वाली एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे उसमें एक प्रॉपर अपना शेयर नेगोशिएट करना चाहिए अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हमारी बहुत सारी मैन पावर जो है वो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीइस्टेब्लिशमेंट में खप सकती है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को और कॉमर्स मिनिस्ट्री को काफ़ी सीरियस स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। एक पूरी की पूरी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद उसका प्रॉपर जो है फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इस वक्त अफ़गानिस्तान एक की टू सक्सेस बन सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सी पैक का जो रोड है इसमें चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रशिया और बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं इनको लिंक करने में और यूरोप के लिए एक एंट्री लेने में हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है कि अगर हम अफ़गान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करें और अपना राहदारी किराया, उनका राहदारी किराया, सी पैक का रूट, ये सारी चीज़ें हम फैसिलिटेशन में लेके आएँ तो इस खत्े में खातर खा जो है आपको तरक्की नज़र आएगी आने वाले दिनों में। और अगर हम ये करने में नाकाम रहे तो वहाँ पे जो फॉरेनर्स अगर दोबारा आगे, जैसे डिफरेंट कंट्री से लोग आजकल वहाँ पे आगे उनकी रीस्ट्रक्चरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि यहाँ से अननेसेसरी एक्सपोर्ट्स हों, जैसे खाने की आइटम्स हैं, जैसे हमारा डेली यूज़ की अशियाँ हैं। अगर ये चीज़ें यहाँ से अननेसेसरी एक्सपोर्ट्स को हम ना रोक सके तो फिर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगी, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से हम जो है ना मुतारिफ हो सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो बेसिकली दोनों चीज़ें जैसे डॉलर हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, इनको कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए हमें सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो कि हमारी वजारत ख़जाना और इसी तरह हमारी जो वजारत ख़ारजा, इन दोनों का एक की और पिवटल रोल है इन चीज़ों को प्लान करने में, कंट्रोल करने में और इम्प्लीमेंट करने में। इसके साथ मेरी ये सजेशन होगी कि हमें अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की जो रीस्ट्रक्चरिंग है थ्रू IMF और वर्ल्ड बैंक, जो वहाँ पे अब प्रोजेक्ट्स आने हैं या थ्रू अमेरिकन गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट आने हैं, हमें वहाँ पे अपने जो मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करके वहाँ से भी ज़र मुबादला कमाना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में मज़ीद ज़र मुबादला आए और उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। जी बहुत शुक्रिया फैसल ख्वाजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। राव खुर्शीद साहब,
अफगानिस्तान में हम कौन कौन से हमारी मसनूआत हैं जो हम वहाँ उनके वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं उन रियासतों तक पहुँचा सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जी अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो ऑलमोस्ट वहाँ मिनरल के अलावा जी जी वहाँ पे कुछ भी नहीं बनता। वो तकरीबन केमिकल इंजीनियरिंग, कपड़े, सीमेंट, अगर आप उसकी इंपोर्ट की मैंने पिछले साल मैं की पूरी इंपोर्ट निकलवाई है अफगानिस्तान की, मेरा ख्याल में सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ यहाँ से जाती है। पेपर, हमें सिर्फ उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। जी जी और उसमें चूंकि अफगानिस्तान ऑलमोस्ट एक ऐसा मुल्क है कि जो हमारे ऊपर ही बेस्ड है तकरीबन। और उसके बाद अब ये एक नई अपॉर्चुनिटी आई है जो जो हम ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके पास, चलो ठीक है कि उनके पास पेट्रोकेमिकल है या पेट्रोल है, बाकी चीज़ें तो उनको भी चाहिए। बल्कि मेरे पास कई पाकिस्तानी आए हैं जिन्होंने हमने कहा कि हम जाके उज़्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में दफ्तर खोलने लगे हैं क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत बड़ा ये प्रोडक्शन। हुकूमती सतह पर अफगानिस्तान में कंपनीज की बड़ी बड़ी ब्रांचें नहीं खुलनी चाहिए? आप समझते हो ऐसे मुआहदे किए जाएं, ट्रेड मुआहदे किए जाएं जिससे वो बड़ी बड़ी कंपनी को वहाँ ऑफिस खोले जाएं, ज़ेली ऑफिस खोले जाएं? उसमें असल अभी तो देखें सर, आज प्राइम मिनिस्टर आज भी ताजिकिस्तान गए हुए, जी जी तो असल में ये इसीलिए हम ये एफर्ट ये इसीलिए हो रही है। गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि हम इसको, क्योंकि असल अचीवमेंट तो सेंट्रल एशियन स्टेट है कि जहाँ से हमारा वो 5, 6, 7 मुल्क है और इवन आगे रशिया है। तो अगर हमारा असल में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है अभी अफगानिस्तान में, ऑफिस खोलने वाली जो बात है वो अभी थोड़ी सी जल्दी है। भारत को आउट करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? भारत को देखें, जब हम अफगानिस्तान को फैसिलिटेट करेंगे, अफगानिस्तान के साथ काम करेंगे, अफगानिस्तान के साथ हम हमारे भाई हैं, और देखें आधा मुल्क उनका है जो हमारे साथ मिला हुआ है, आधे उनके लोग हैं, बल्कि पश्तून जो हैं वो दोनों तरफ है बेल्ट के, और जितने अजीज़ लोग रिश्तेदार मेरे ख्याल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हैं इतने इंडिया के साथ नहीं हैं। और पाकिस्तान की जो राहदारी है उसके जरिए अगर भारत की जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है कोई, उसके राहदारी शर्त लाजमी करार दे दी जाए जिस तरह 1893 में हुआ था। आज समझते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है? देखिए बात ये कि जो पहले जिस तरह सर ने बात की कि ये तो हमने उनको राहदारी के ऊपर हम सारी इंपोर्ट करते हैं, और जो आपने बात की थी कि वो बाद में वहाँ अफगानिस्तान के नाम पे इंपोर्ट होता है और वहाँ पे बॉर्डर से फिर वापस आ जाता है। जी जी वो तकरीबन यानी वो स्मगलिंग की एक ऐसी वो तो टेक्निकल शक्ल है। पाकिस्तानी मसनूआत भी जाती हैं तो हाँ, वहाँ से वापस वो वहीं से वापस आ कस्टम जाती है। बचाने के लिए, सर, ड्यूटी बचाने के लिए। आपको देखा होगा कि ये शुगर में जो पिछले दिन स्कैंडल जब आया था तो उसमें ये पता लगा कि अफगानिस्तान के नाम पे आपने बहुत बड़ी एक्सपोर्ट शो की है जो फिजिकली हुई नहीं। एक्सपोर्ट का तो नाम तो वैसे अफगानिस्तान से खत्म कर दिया गया था, पाकिस्तान एक्सपोर्ट का नाम ही खत्म कर दिया गया था। हमारे यहाँ लोग सिर्फ इंपोर्ट को मिस यूज नहीं करती गवर्नमेंट या लोग, हम तो एक्सपोर्ट को भी मिस यूज करते हैं। तो वो किन इदारों का काम है रोकथाम करना? उन किन इदारों का काम है? गवर्नमेंट का ही काम है, और ये आपकी बात सही है। देखिए फाइनल जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है जी जी, लेकिन चूंकि ये हमारी एक दिन की बात नहीं है, हम तकरीबन 60-70 साल से जी। मुख्तलिफ इदारे, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक ट्रक जो है वो अगर तुरखम से निकलता है और वो लाहौर पहुंच जाता है तो वो कोई छोटी चीज़ तो नहीं है कि जो कुछ चेन गन थी जी पीछे गाड़ी के नीचे बांध के आ गई। बिल्कुल गवर्नमेंट चाहे तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा इंपोर्ट के हवाले से, जो सर ने ड्यूटीज़ की बात की, इसमें जो एक और बात मैंने महसूस की है कि हमारे कुछ लोग जो कुछ केमिकल के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी बनाते हैं और वो जब गवर्नमेंट में चले जाते हैं तो वो उस पर RD लगा देते हैं। मतलब मैं एक केमिकल मैं इंपोर्ट करता हूँ, वो तकरीबन माहाना पाकिस्तान में कोई 5 से 10 हज़ार टन इंपोर्ट होता है और लोकल कंपनियाँ ज़्यादा 500 टन बना रही हैं, लेकिन वो लोग इन्फ्लुएंस इतने हैं कि उन्होंने उसके ऊपर RD लगा दी 10-15%। उस चीज़ को जो मिट्टी के हिसाब से मिल सकती है या आ सकती है आज वो सोने की महंगे कर जी, दिए। और इवन वो अब हालत है आजकल वो शिपमेंट की लेट की वजह से अब ये हालत हो गई है। अच्छा, उनका एक और बेनिफिट, एक तो ये कि RD लगवा के अपनी चीज़ों को महंगा किया, एक उन्होंने इसको तकरीबन मुश्किल कर दिया इंपोर्ट को, ताकि अब वो इंपोर्ट को बेस करके अपनी चीज़ें वो ज़्यादा शदीद तरीन महंगाई का सबब बन रही है। जी जी, सज्जाद साहब, पाक अफगान ट्रेड से जो महंगाई का तूफान जो बरपा है पाकिस्तान में, ज़ाहिर बात है उनसे जब ट्रेड होगी, तजारत होगी, दूसरे रशियन ममालिक तो आपकी रसाई होगी, तो ये पेट्रोल जो कीमतें बढ़ती हैं बार बार, डॉलर की बढ़ती हैं, या मुस्तहकम होंगी, मुआशी तरक्की यकीनी होगी, तो क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? बात इसमें यही है कि सबसे पहले जो है ना, जो होमवर्क होता है ना वो अपने घर का किया जाता है, अपने घर से जो है ना वो तब्दीली स्टार्ट की जाती है। जी जी, तो जिस तरह भी ये राव साहब ने कहा ना, ये देखें आपको मैंने कहा है कि सबसे पहले वो जो माफिया है असल में तो कंट्रोल करना उसको है। हाँ जी, जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन है जो हम हुकूमत करना चाहती है हाँ मुआशरत को। हाँ जी, हाँ जी।
नहीं, उसमें ये है जी कि देखें, जिस तरह अभी इन्होंने कहा है कि ये चंद लोग ऐसे हैं जो उसके सारे उसको ख़राब करते हैं। अब स्टील में आप देख लें, जी जी अब हम एक आइटम है जो उसका रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल यहाँ पे कुछ 6-7 हज़ार मेट्रिक टन बनता है, जी जी लेकिन उसकी मुल्की डिमांड जो है वो 15-20 हज़ार मेट्रिक टन है। अब उसके ऊपर आरडी लगवा दी जाए जी जी तो वो जो ज़्यादा का- वो जो 10,000 मेट्रिक टन का जो फ्लॉ है वो क्या होगा, उसकी आरडी लगवा के प्राइसेस जो है ना बढ़ा दी गई। जी जी रेगुलेटर अथॉरिटी जो ड्यूटी है वो जो बढ़ हाँ जाएगी, जी, ज़ाहिर हाँ बात जी, है। हाँ जी। देखिए, हम बिज़नेस के लोग जो है ना वो हर साल जो है 30 जून को ना अपना स्टॉक टेकिंग करते हैं। स्टॉक टेकिंग होती है और उसके बाद उसके बजट्स वगैरह बनते हैं। तो ये मुल्क का भी यही हाल है। ये छोटा सा बिज़नेस है, ये मुल्क जो है ना एक बड़ी फैक्ट्री है। जी जी तो उसके भी जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे पास चीज़ क्या है, मुझे मंगवाना क्या है बाहर से, क्या चीज़ है। देखें, आपको एक मिसाल और दूँ, यूरिया था। जी जी यूरिया की यहाँ पे 3 लाख मेट्रिक टन जो है ना वो मुल्क की डिमांड है ठीक है। जो यूजेज में है। कैपेसिटी क्या है 1.5 लाख टन की, तो मंगवाना कितना है 1.5 लाख टन। अब 1.5 लाख टन का आप कोटा इशू कर दें कि वो मंगवाया जा सकता है, उससे जो है ना वो आपकी प्राइस जो है ना वो कंट्रोल होगी। लेकिन ये जब तक आप उसको अपने बिजनेस को, अब मैं एक फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था, जी जी फैक्ट्री एक्ट का जो पहला जो है ना जो चीज़ असूल है उसके अंदर यही नहीं पता कि फैक्ट्री को कौन से डिपार्टमेंट रजिस्टर कराना है। सही कह रहे हैं आप। ये एक्ट है जी और पहला कानून आप यूके का उठा कर देख लें, आप यूरोप की किसी फैक्ट्री एक्ट उठा, हमने उसका कॉपी किया हुआ है, लेकिन हमने पहला जो फिक्र है ना उसके अंदर कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एक इंडस्ट्री को जो है ना वो रजिस्टर्ड होना है, जी, वो जी। मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मामला ये है कि जो है ना बॉर्डर के अंदर ये मामला है जी। ये जैसा अभी राव साहब ने बताया कि वो वहाँ से आ रहा है, मामले अब आ रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट जो है वहाँ से, उसको हमारे लोग जो है ना वहाँ पे लोग रजिस्टर नहीं होते और गवर्नमेंट कहते हैं जी वो नहीं होते रजिस्टर, गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो नहीं है कंट्रोल, वहाँ से माल जो है वो अंदर आ रहा है, आ जाता है। वो जब आ जाता है जहाँ पे अब ये तो वो मार्केटों 2670 किलोमीटर जो के border line गोदाम में बनाई है, आता जी, है, जी। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो कहता है जी कि हम सिर्फ लाहौर शहर के जिम्मेदार हैं। जो लाहौर में लगा वो कहता है लाहौर में जाएं, जो पीछे हैं वो जाने, वो उनका काम जाने। जो बाढ़ लगाई गई है 2670 किलोमीटर डेवरेंट लाइन है, जो अगर उसको हम कवर नहीं कर सकते, वो किन इदारों का काम है उनको कवर करना। तो देखें, वहाँ पे अब आपको पता है कि वहाँ पे या तो रेंजर्स हैं या कस्टम्स हैं, दो ही इदारे हैं। अब तो उन्होंने कवर करना है। अब उससे नुकसान ये हो रहा है कि मुल्क के अंदर माल आ जाता है, जी जी जो वो कुछ माल आ जाता है, उससे जो लोकल इंडस्ट्री है उसका जो है ना वो मतलब प्राइस जो है ना वो पाकिस्तान में जिस और तरह कम हो ये जाती है। टेक्सटाइल सेक्टर में जीरो रेटेड सेक्टर को हुकूमत ने फ़रोग देना चाहा, उसको थोड़े रेट कम किए, वो कहाँ तक गया? आप एसएमईज़ की आप बात कर रहे थे, आप उसको क्या किस तरह देख रहे हैं उनको? देखें जी, इस वक्त सबसे जो डैमेजिंग बात है, मैं आपको बात कर रहा था, वो ये है कि एसएमई को फाइनेंस नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फाइनेंस ना मिलने की वजह से जो लोकल ट्रेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब उसको ज़ाहिर है एक्सपोर्ट तब होती है जब आपकी मशीनरी जो है ना वो टेक्नोलॉजी के करीब हो। आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जी जी चाइना ने वो चीज़ डेवलप कर ली है 40 साल 50 साल के पीरियड के अंदर। हमें भी ये टाइम लगेगा। आज हम यही पॉलिसी शुरू करेंगे, ये 30-40 साल कंसिस्टेंटली रहे, 8% जीडीपी के ऊपर चलता रहे पाकिस्तान, तो फिर ये जो है ना हम जाके कहीं एक्सपोर्ट के अंदर जो है ना बेहतर होंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट होना शुरू हो जाएगी। अभी तो ये है कि जो टेक्सटाइल को मराद दी हैं, बिजली का बिल कम है उनका जो है ना, उनके और भी उनको कुछ दिए हैं, यही अगर आप मराद जो 80% जो इस मुल्क में बिज़नेस चल रहा है, जो एसएमई है, उनको दे दिए जाएँ, सही कह रहे हैं। तो डेफिनेटली जी। अब मैं एक स्टील सेक्टर की बात ही करता हूँ। हमने मतलब यहाँ से हमारे जो सेक्टर हैं स्टील के, वो इस वक्त एलिजिबल हैं दे टू एक्सपोर्ट, लेकिन वजह ये है कि फिनिश गुड के ऊपर आरडी, फिनिश गुड के ऊपर जो है वो एफटीए चाइना और दूसरे मुल्क से, और जो रॉ मटेरियल है उनके ऊपर आज भी जो है वो आरडीज लगी हुई हैं। सजा सब तो वो रॉ मटेरियल जो है वो महंगा, फिनिश गुड जो हैं वो सस्ती।
आपके जितने चैम्बर हैं, हाँ ये जी। ट्रेड बॉडीज हैं, जी, जी। आप समझते हैं जैसे ऐसे हालात में वो नाकाम नहीं हो चुकी जिसमें आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा? अगर ये चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज अपनी प्रपोजल दें हुकूमत को, ये हम आपको टैक्स अहदाफ आपके पूरे करते हैं, ये हमें रास्ते दें, ये यहाँ तक हमें रसाई दें, जैसे आप अफगानिस्तान में तालिबान दोस्त आ चुके हैं, वहाँ से ताजिर बरदरी अपनी हिकमत अमली से, अपनी तजावीज़ के ज़रिए हुकूमत से फ़ायदा उठवाए। सर चैम्बर जो है ना, मेरा मेरा ख्याल है राव साहब भी रहे हैं उसमें, जी जी और चैम्बर जो है ना वो एक ऐसा इदारा है, उसने अपनी तजवीज़ें देनी है जी जी और फाइट भी करना है। ना सिर्फ चैम्बर ने फ़ाइट किया है, उस फेडरेशन ने भी फ़ाइट किया इन तजवीज़ों के ऊपर, और करती भी आ रही हैं। लेकिन आगे देखें जी, हुकूमत के अपने मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। हुकूमत के मसाइल तो होते हैं जब उनके, वो अब जब उनकी 5,000 का उनकी टारगेट है अपनी उनका, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो देखिए जी, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अब बजाय 42,000 अरब रुपए की हमारी आप जीडीपी है चाइना और 5,829 अरब का आपका टैक्स टारगेट रख रहे हैं, 13.80% आप टैक्स वसूली कर रहे हैं एक बंदे से, तो ये तो बहुत जितना कम है, ये तो ताजिरों को आप देने चाहिए। चाइना जी, को, जितना आप चाइना के आगे जो है या बाकी जो मुल्क हैं उनके आगे आप हाथ जोड़ रहे हैं, खुद मुख्तार होना चाहिए आपको। तो आप अपने लोगों के आगे कर लें ये काम। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपने लोगों को क्यों नहीं सॉलिड चैम्बर्स करते? को हुकूमत को तजावीज़ देनी चाहिए ना। सर वो तो हमने दी हुई है, हमारी तजवीज़ आज भी उनके पास पड़ी हुई है। जी जी हमारे ये सेक्टर्स जो है ना, सेक्टर वाइज चैम्बर में सब 300 कमेटी है, ठीक है। और 300 सेक्टर को जो है ना वो तकरीबन चैम्बर जो है ना वो इसको हाईलाइट कर रही है, और हर साल उसका बजट के अंदर जाता है, और हर साल वही बातें जो है ना रिपीट होती हैं कि पॉलिसी के ऊपर काम किया जाए। अब रॉ मटेरियल को सस्ता करें, हर चीज़ यहाँ पे नहीं बनती उसको देखें। अब मैं लोहे की बात ही कर रहा हूँ। जी जी लोहे के अंदर 3 किस्म के जो है ना लोहे, ये MS है, MS के 3 किस्म के जो है ना ये लोहे के जो मटेरियल होते हैं, एक मीडियम कार्बन होता है, एक लो कार्बन होता है, एक हाई कार्बन होता है। लो कार्बन जो है वो बनता है यहाँ पे, लेकिन लो कार्बन की कैपेसिटी बहुत कम है, उसकी क्वालिटी वो नहीं है, उसकी वजह से जितना जो डेफिशिएंट मटेरियल है उसको मंगवाना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर RD लग गई है, और वो आज से नहीं लगी, वो बहुत देर से लगी इसीलिए वो महंगाई उठती है। इस है। RD को उठा के बहुत दफ़ा गवर्नमेंट के पास लेके भी गए हैं, टैरिफ कमीशन के पास भी लेके गए हैं, उनके आगे फिर इतने सवालात होते हैं, 15 यानी कम से कम जो है ना वो 2-2 सफ़ों के सवालात हैं। भाई आप खुद एनालिसिस कर लें जाके इसको, नहीं, 2-2 सफ़ों के सवालात हैं। होता तो ये है ना, हुकूमत और अवाम ये दोनों पार्टनर हैं। अवाम टैक्स देती है, हुकूमत उस टैक्स के पैसे से अवाम की फलाह के लिए काम बिल्कुल करती है। बिल्कुल। तीसरा इदारा आ जाता है ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं FBR या दूसरी टैक्स कलेक्शन जी अथॉरिटी, जी जी। जिनका काम टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत को देना है। ये दोनों पार्टनर जब आपस में एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, एक कमज़ोर जा रहा है, इस एक को बंदे को नहीं पता, दूसरा तजवीज़ देता है नहीं जनाब ये गलत रास्ता है, इसको आपने नहीं अपनाना, ये सही रास्ता है, इस पर हमने चल के अपने अहदाफ पूरे करने हैं। तो अहदाफ तो चैम्बर ने देने को, अवाम अहदाफ तो चैम्बर चैम्बर दे चुका हुआ है ऑलरेडी, अहदाफ तो चैम्बर दे चुका है, और हर बार देता है, हर साल देता है। अच्छा, अब मुख्तलिफ सेक्टर्स पाक पे। अफगान ट्रेड को, लेकिन अब आगे जो है सजा साहब, टाइम कम है हुजूर, हाँ। टाइम कम है, क्या तजवीज़ है आपके पास? देखें जी, एक तो क्या कहते हैं, इसके ऊपर जब बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग पॉलिसी के लिए हाँ जी, टीम बननी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। हाँ जी, और दूसरा ये है उधर बैंकिंग सेक्टर को डेवलप हो आपस में, जी जी तो तभी जो है ना वो ऑफिशियल एक्सपोर्ट जो है ना वो हो सकती है, और ऑफिशियल एक्सपोर्ट हो तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है ना बेहतर है। अदरवाइज़ जो है ना देखें, पाकिस्तान के हिस्से में जो फ्री ड्यूटीज़ के अंदर जो माल जाना है यहाँ से, जी जी एक तो वो ऑलरेडी है, जो रशिया चाइना हैं वो फाइनेंशियली उसको हेल्प कर रहे हैं, करेंगे, ईरान जो है वो उसको ऑयल के सूरत में हेल्प कर रहा है, तो हमारे ज़रिए वो ये चीज़ें हेल्प हो रही हैं। देखें, दिस इज़ गुड, दिस इज़ फाइन, लेकिन अगर ये इसको थोड़ा सा ऑफिशियल कर दें, और ऑफिशियल जो है ना वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर जो है ना उसको डेवलप जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये नहीं होगा, और वो उसी सूरत में जो है ना ये हम इसको काबू कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अफगान ट्रेड को। राव खुर्शीद, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने बातें की वो सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिकली इम्प्रूव करने की मतलब चीज़ों को ज़रूरत है, लेकिन उसका असल मसला मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान का अमन अमान है। अगर वहाँ पे हो जाता है, और ये बात भी इन्होंने सही की कि वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए। वो करते क्या है, अफ़गानी यहाँ पे आते हैं, यहीं से डॉलर ख़रीदते हैं, यहीं से हमें दे के चले जाते हैं, वो पैसे यहीं, हमारा डॉलर ही महंगा हो रहा है।
अगर जब तक बैंकिंग सिस्टम, और ये बैंकिंग सिस्टम सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, इस सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी हमारा बैंकिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए। पाकिस्तान और का अपना इसमें स्टेट होना चाहिए। बिल्कुल हमारे सब अपनी पाकिस्तानी कंपनीज के ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। पाकिस्तान कंपनी की ब्रांचेस के अलावा हम तो कह रहे हैं कि हमारे बैंक होने चाहिए वहाँ पे। कि आप चले गए, फर्ज करो आप एक आदमी चले गए, कोई बात नहीं, आप बैंक के दफ्तर नहीं है, आप चले गए, आप उज्बेकिस्तान में, तुर्कमानिस्तान में वहाँ से कोई चीज़ ले ली, अब आप ज़ुबानी तो हाथ दे के चीज़ें नहीं लेंगे। और ये चैम्बर, मैं इसमें CIS की जो इसकी कमेटी है उसका मैं मेंबर भी हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे हमारी बैंक की ब्रांचें नहीं, वो बैंकों की ब्रांचें नहीं है, तो लोग वो कैसे आप खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं? इसमें मेरे ख्याल में आज, लेकिन ये लेटेस्ट स्टेज है, चूँकि हमारी अभी चीज़ें, असल मसला तो बीच में अफगानिस्तान है। जब तक अफगानिस्तान सेटल नहीं होता, ये सिस्टम भी सेट नहीं होंगे, क्योंकि बैंक भी जब भी बनेंगे ना, जब उनको वहाँ पे काम मिलेगा। अब अबोरी हुकूमत उनकी बन चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में तरफ कदम अमन भी आ आगे जाएगा। इससे बेहतर होगा। और मेरे ख्याल में जो चैम्बर उसको एडवाइस कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि इस पर अमल नहीं हो रहा। देखिए ग्रेजुअली हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ गई है, वज़ीर-ए-आज़म हमारे हालात भी आज बेहतर हैं। उस हवाले से सख्त इजलास भी कर रहे हैं, अपने वज़रा से मुशावरत भी कर रहे हैं, नहीं, ताकि उसके अलावा आज पाक-अफगान ट्रेड प्रैक्टिकली को उसका एविडेंस है कि वो आज वहाँ पे गए हुए हैं। जी, तो जी। इसका मतलब ये है कि हम अफगानिस्तान बेस्ड ही सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट कंसंट्रेट कर रही है, लेकिन जाहिर है कोई एंड नहीं होता। हम क्योंकि चाइना से या बाकी मुल्कों से कंपीट करते हैं, हमें तो वो शेख साहब वाली बात है कि अभी 40-50 साल चाहिए, हम बिल्कुल कंटिन्यू इस पे काम करें, देन विल बी एबल टू कम्पीट विद एवरीथिंग। राव खुर्शीद साहब आपको बहुत शुक्रिया, शेख सजाद साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। पाक अफगान ट्रेड वाहद एक रास्ता है जहां पाकिस्तान अपनी मुआशी तरक्की के अहदाफ को पूरा कर सकता है और मुआशी एक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।